नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी नष्ट नेड़ी का तीसरा व अंतिम भाग। पिछले दो भागों में हमने सुना भूपति और चारू एक संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं। भूपति, जो कि एक समाचार पत्र चलाता है, अपनी व्यस्तताओं के कारण अपनी पत्नी चारू को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है। चारू लिखने पढ़ने के अपने शौक को भूपति के फुफेरे भाई अमल से पढ़कर पूरा करती है। चारू अमल की लेखनी से प्रभावित होकर उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। अमल अपने लिखे काव्यात्मक लेखों के द्वारा पाठक समाज में प्रसिद्ध हो जाता है। उधर चारू भी अमल से प्रेरणा लेकर अपना मौलिक लेखन आरंभ करती है, जो काफी सराहा जाता है। चारू के लेखों पर भूपति और अमल कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कहानी में आगे क्या होता है, जानने के लिए कहानी को अंत तक सुने। और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का अंतिम भाग। अमल ने तय किया भाभी का मुकाबला करना होगा। इस बात को समाप्त किए बिना नहीं छोड़ेगा। भाभी को जो कड़ी कड़ी बातें सुनाएगा, मन ही मन दोहराने लगा। मंदा के चले जाने पर चारू ने संकल्प किया अमल को वह स्वयं बुलाकर उसका क्रोध शांत करेगी, किंतु लेख का बहाना करके बुलाना होगा। अमल के ही एक लेख का अनुकरण करके अमावस्या का आलोक शीर्षक एक निबंध उसने तैयार किया। चारू यह समझ गई थी कि उसके स्वतंत्र लेख अमल पसंद नहीं करता। पूर्णिमा अपने संपूर्ण आलोक को प्रकाशित कर लेती है, इसलिए चारू ने अपनी नवीन रचना में पूर्णिमा को तिरस्कृत करते हुए धिक्कारा। उसने लिखा, अमावस्या के अतल स्पर्शी अंधकार में षोडश कला चंद्र का संपूर्ण आलोक तहों में आबद्ध हो गया है। उसकी रश्मि भी बिखरने नहीं पाती। इससे पूर्णिमा की उज्ज्वलता की अपेक्षा अमावस्या की कालिमा अधिक पूर्ण है, इत्यादि। अमल अपनी सारी रचनाएं सबके सामने प्रकाशित कर देता है और चारू ऐसा नहीं करती। पूर्णिमा अमावस्या की तुलना में क्या इसी बात का आभास था। उधर इस परिवार का तीसरा व्यक्ति भूपति किसी आसन्न ऋण के तगादे से मुक्ति लाभ कराने की दृष्टि से अपने परम मित्र मतीलाल के पास गया था। भूपति ने मतीलाल को संकट के समय कई हजार रुपये उधार दिए थे। उस दिन अत्यंत विपन्न होकर वे ही रुपये मांगने गया था। मतीलाल स्नान करके नंगे बदन बैठा पंखे की हवा खा रहा था और लकड़ी के एक बक्स पर कागज रखकर खूब छोटे छोटे अक्षरों में 1000 बार दुर्गा का नाम लिख रहा था। भूपति को देखकर अत्यंत आत्मीयता के स्वर में बोला, आओ आओ, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ है। रुपयों की बात सुनकर मतीलाल ने बहुत सोचकर कहा, किन रुपयों की बात कर रहे हो? इस बीच क्या तुमसे कुछ लिया है? भूपति के साल तारीख स्मरण करा देने पर मतीलाल ने कहा, ओ, उसे तो बहुत दिन हो गए। भूपति की आंखों में मानो चारों ओर दुनिया का स्वरूप ही बदल गया हो। संसार के जिस अंश पर से चेहरा हट गया था, उसकी ओर देखकर भूपति का शरीर आतंक से सिहर उठा। जिस प्रकार सहसा बाढ़ आ जाने से भयभीत व्यक्ति जहां सबसे ऊंची जगह देखता है वहीं दौड़ जाता है, संशयाक्रांत भूपति ने भी उसी प्रकार बहिर्संसार से अंतःपुर में प्रवेश किया। मन ही मन कहा, और जो हो, चारू तो मुझे धोखा नहीं देगी। चारू उस समय खाट पर बैठी गोद में तकिया और तकिए पर कॉपी रखकर झुकी हुई एकाग्रचित होकर लिख रही थी। जब भूपति उसके अत्यंत समीप पहुंचकर खड़ा हो गया, तभी उसे पता चला। जल्दी से कॉपी पैरों के नीचे दबाकर बैठ गई। मन जब व्यथित रहता है तब छोटे से आघात से भी गुरुतर व्यथा का अनुभव होता है। चारू को इस प्रकार अनावश्यक शीघ्रता से अपना लेख छिपाते देख भूपति के मन को कष्ट हुआ। भूपति धीरे धीरे खाट पर चारू के पास बैठ गया। चारू अपने रचना स्रोत में अप्रत्याशित बाधा पाकर और सहसा कॉपी छिपाने की व्यस्तता में अप्रति होकर कोई भी बात शुरू न कर सकी। उस दिन भूपति के पास स्वयं भी कुछ देने या कहने को न था। वह खाली हाथों चारू के पास प्रार्थी होकर आया था। चारू से यदि वह आशंका धर्मी प्रेमी का कोई प्रश्न या प्यार का कोई चिन्ह पा जाता तो उसकी छत यंत्रणा पर औषधि का लेप हो जाता, किंतु लक्ष्मीहीन हो गई। जरूरत पड़ने पर
एक क्षण के लिए चारू मानो प्रीति भंडार की चाबी कहीं खोज ही ना पाई। दोनों के कठिन मौन के कारण कमरे की नीरवता बड़ी गहरी हो उठी। कुछ देर बिल्कुल चुपचाप बैठा भूपति दीर्घ निश्वास लेकर खाट से उठा और धीरे धीरे बाहर चला गया। उसी समय अमल अनेक कड़ी कड़ी बातें मन में संचित करके तेजी से चारू के कमरे की ओर आ रहा था। रास्ते में भूपति के अत्यंत शुष्क विवर्ण मुख को देखकर अमल उद्विग्न होकर रुक गया। पूछा, भैया क्या तबीयत खराब है? अमल के स्निग्ध स्वर को सुनते ही हठात भूपति का सारा हृदय अपने अश्रुधारा को लेकर मानो अंदर ही अंदर फूल उठा। कुछ देर तक कोई बात न निकल सकी। बलपूर्वक आत्मसंवरण करके भूपति ने आर्द्र स्वर से कहा, कुछ नहीं हुआ अमल। इस बार पत्र में तुम्हारा कोई लेख निकल रहा है क्या? अमल ने जो कड़ी कड़ी बातें संचित की थी वे कहाँ गई। झटपट चारों के कमरे में आकर उसने प्रश्न किया, भाभी भैया को क्या हुआ है? चारू ने कहा, कहाँ? कुछ समझ ही ना पाई। शायद किसी अखबार में उनके अखबार को गाली दी गई होगी। अमल ने सिर हिला दिया। अमल बिना बुलाए ही आया और सहज भाव से बातचीत कर रहा था। यह देखकर चारू को बहुत चैन मिला। सीधे लेख की बात छेड़ दी। बोली, आज मैंने अमावस्या का आलोक शीर्षक एक लेख लिखा है और जरा देर हो जाती तो उन्होंने उसे देख लिया होता। चारू को पूरा विश्वास था कि उसका नया लेख देखने के लिए अमल चित करेगा। इसी अभिप्राय से उसने कॉपी भी जरा इधर उधर की, किंतु अमल ने एक बार तीखी निगाह से कुछ क्षण चारू के मुख की ओर देखा। क्या समझा, क्या सोचा, पता नहीं। फिर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मानो पर्वतीय पथ पर चलते चलते सहसा कोहरे के बादल हटते ही पथिक ने चौंक कर देखा कि वह 1000 हाथ गहरे गहर में पैर देने जा रहा था। अमल बिना कुछ कहे सीधा कमरे से बाहर चला गया। चारों अमल के इस अभूतपूर्व व्यवहार का कोई तात्पर्य ना समझ सकी। दूसरे दिन भूपति ने फिर असमय शयन कक्ष में आकर चारू को बुलवाया। बोला, चारू, अमल के विवाह का एक बड़ा प्रस्ताव आया है। चारू अन्य मनस्क थी। बोली, क्या आया है बढ़िया? भूपति, विवाह का प्रस्ताव। चारू, क्यों, मैं क्या पसंद नहीं आई? भूपति उच्च स्वर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम पसंद आई या नहीं आई यह बात तो अभी अमल से पूछी नहीं। यदि पसंद आ भी गई होगी तो भी मेरा तो एक छोटा मोटा अधिकार है, मैं झट से थोड़े ही छोड़ दूंगा। चारू, न जाने क्या बकते हो, कुछ ठिकाना है? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे विवाह का संबंध आया है। चारू का मुख लाल हो उठा। भूपति, ऐसा होता तो क्या दौड़कर तुम्हें खबर देने आता? बख्शीश पाने की तो कोई आशा न थी। चारू, अमल का संबंध आया है, अच्छी बात है, तो फिर अब देर क्यों? भूपति, वर्तमान के वकील रघुनाथ बाबू अपनी लड़की के साथ विवाह करके अमल को विलायत भेजना चाहते हैं। चारू ने विस्मित होकर प्रश्न किया, विलायत? भूपति, हाँ विलायत। चारू, अमल विलायत जाएगा? बड़े मजे की बात है। अच्छा हुआ, ठीक हुआ, तो फिर तुम उससे एक बार बात करके देखो। भूपति, यदि मेरे कहने से पहले तुम एक बार उसे बुलाकर समझाओ तो क्या अच्छा नहीं होगा? चारू, मैं तो 1000 बार कह चुकी हूँ कि मेरी बात नहीं मानता, मैं उससे नहीं कह सकूंगी। भूपति, तुम क्या सोचती हो, वह नहीं करेगा? चारू, और भी तो अनेक बार प्रयत्न करके देखा है, इसी प्रकार भी तो राजी नहीं होता। भूपति, किंतु इस बार के इस प्रस्ताव को छोड़ना उसके लिए उचित ना होगा। मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है, अब मैं तो इस तरह अमल को आश्रय न दे पाऊंगा। भूपति ने अमल को बुलवाया। अमल के आने पर उससे कहा, वर्धमान के वकील रघुनाथ बाबू की लड़की के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है। उनकी इच्छा है कि विवाह के बाद तुमको विलायत भेज दे, तो तुम्हारी क्या राय है? अमल ने कहा, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अमल की बात सुनकर दोनों को आश्चर्य हुआ। वह कहते ही राजी हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। चारू ने तीखे स्वर से मजाक करते हुए कहा, भैया की अनुमति होने पर ये अपनी राय देंगे। वाह रे मेरे आज्ञाकारी छोटे भाई, भैया के ऊपर इतनी भक्ति इतने दिनों तक कहाँ थी देवर जी?
अमल ने उत्तर न देकर थोड़ा हंसने का प्रयत्न किया। अमल को निरुत्तर देख चारू मानो उसे सतर्क करने के लिए द्विगुणित तेजी से बोली, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी इच्छा है? इतने दिन यह बहाना करते रहने की क्या जरूरत थी कि विवाह नहीं करना चाहते? भूपति ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारी खातिर अमल इतने दिन मन को रोके रहा, कहीं देवरानी की बात सुनकर तुम्हें ईर्ष्या ना हो। यह बात सुनकर चारू लाल हो उठी, जोर से बोली, ईर्ष्या? अच्छा जी, मुझे कभी ईर्ष्या नहीं होती। इस प्रकार की बात कहना तुम्हारा बड़ा अन्याय है। भूपति, यह लो, अपनी स्त्री से हंसी मजाक भी नहीं कर सकता। चारू, नहीं, इस तरह का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। भूपति, अच्छा, गुरुतर अपराध किया, माफ कर दो। जो हो, तो फिर विवाह की बात तय रही? अमल ने कहा, हाँ। चारू, लड़की अच्छी है या बुरी, एक बार देखने की भी देर नहीं सह सकते? तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है, इसका तो जरा भी आभास न दिया। भूपति, अमल, लड़की को देखना चाहो तो उसका बंदोबस्त करो, मैंने पता लगाया है, लड़की सुंदर है। अमल, नहीं, देखने की तो कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती। चारू, इसकी बात क्यों सुनते हो? भला ऐसा होता है लड़की देखे बिना विवाह होगा? कोई ना देखना चाहे, हम तो देखेंगे। अमल, नहीं भैया, इसको लेकर फिजूल देर करने की जरूरत नहीं दिखती। चारू, रहने दो बाबा, देर हुई तो छाती फट जाएगी। तुम सिर पर मोहर लगाकर अभी चल लो, क्या पता कहीं तुम्हारा सात राजाओं का इस सिप्त बहुमूल्य माणिक्य कोई छीन न ले जाए। अमल को किसी भी हंसी मजाक से चारू जरा भी विचलित न कर पाई। चारू, विलायत भाग जाने के लिए तुम्हारा मन इतना उतावला क्यों हो रहा है? क्यों, यहाँ हम लोग तुमको क्या मार पीट रहे हैं? हैट कोट पहनकर साहब बने बिना आजकल के लड़कों का मन ही नहीं भरता। देवर जी विलायत से लौटकर हम जैसे काले आदमियों को पहचान तो पाओगे ना? अमल, तो फिर भला विलायत जाने की क्या जरूरत है? भूपति ने हंसकर कहा, काला रूप भूलने के लिए ही तो सात समुद्र पार जाते हैं। खैर, इसकी क्या बात है चारू, हम तो हैं, काले के भक्तों की कमी न होगी। भूपति ने खुश होकर उसी समय चिट्ठी लिखकर बर्दमान भेज दी। विवाह का दिन निश्चित हो गया। इसी बीच अखबार बंद कर देना पड़ा। भूपति और खर्च नहीं जुटा सका। जनसाधारण नामक एक अत्यंत निर्मम पदार्थ की जिस साधना में भूपति बहुत समय से दिन रात एकाग्र मन से लगा हुआ था, उसे एक क्षण में विसर्जित करना पड़ा। भूपति के जीवन का सारा प्रयत्न निरंतर गत 12 वर्ष से जिस परिचित पथ में चला आ रहा था, वैसे ऐसा एक जगह पहुंचकर मानो जल में आ पड़ा हो। इसके लिए भूपति बिल्कुल भी तैयार न था। अकस्मात बाधा आ पड़ने पर अपने इतने दिनों के समस्त उद्यमों को वह लौटाकर कहाँ ले जाए? निराहार अनाथ शिशुओं की भांति उन्होंने भूपति के मुख की ओर देखा। भूपति ने उन्हें करुणामयी सेवा परायणा पत्नी के समीप अपने अंतापुर में लाकर खड़ा किया। पत्नी उस समय कुछ सोच रही थी, वह मन ही मन कह रही थी, आश्चर्य है, अमल का विवाह होगा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु इतने दिनों बाद हमें छोड़कर पराए घर में विवाह करके विलायत चला जाएगा। इससे उसके मन में क्या एक बात जरा सी दुविधा उत्पन्न नहीं हुई? इतने दिन हमने उसे इतने यत्न से रखा और विदा लेने का जरा सा अवसर पाते ही ऐसी कमर कसकर तैयार हो गया, मानो इतने दिन तक अवसर की प्रतीक्षा में हो। वैसे ऊपर से कितना मिष्ट भाषी स्नेहशील है, मनुष्य को पहचानना कितना कठिन है। कौन जानता था कि जो व्यक्ति इतना लिख सकता है उसके पास हृदय है ही नहीं। अपनी सहृदयता से तुलना करते हुए चारू ने अमल के रिक्त हृदय की अत्यंत अवज्ञा करने की बहुत चेष्टा की, किंतु कर न सकी। भीतर ही भीतर स्थिर वेदना का उद्वेग तप्त शूल के समान उसके अभिमान को ठेल ठेल कर जगाने लगा। अमल आज नहीं तो कल चला जाएगा। फिर भी इन कई दिनों से वह दिखाई नहीं दिया। हमारे बीच आपस में जो मनोमालिन्य हो गया है, उसे दूर करने का भी कोई अवसर नहीं मिला। चारू प्रतिक्षण मन में सोचती, अमल स्वयं आएगा, उनकी इतने दिनों की खेल कूद यूं ही समाप्त न हो जाएगी, किंतु अमल तो अब आता ही नहीं। अंत में जब यात्रा का दिन अत्यंत निकट आ पहुंचा, तब चारू ने स्वयं अमल को बुलवाया।
अमल ने कहा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। चारू अपने उसी बरामदे की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सवेरे से ही घने बादलों के छाए रहने से उमस हो रही थी। चारू अपने खुले केशों का जूड़ा बनाकर हाथ का एक पंखा लिए थकी देह पर धीरे धीरे पंखा चलने लगी। बहुत देर हो गई है। अंत में हाथ का पंखा रुक गया। क्रोध, दुख, अधैर्य उसके हृदय में उमड़ पड़े। मन ही मन बोले, अमल नहीं आया तो क्या हुआ। किंतु तो भी पैरों की आहट मात्र से उसका मन दरवाजे की ओर दौड़ पड़ता। दूर गिरजे के घंटे ने 11 बजाए। स्नान करके भूपति अभी खाना खाने आएगा। अब भी आधा घंटा समय है। अब काश अमल आ जाए। जैसे भी हो, पिछले कुछ दिनों का अपना नीरव झगड़ा आज चुका ही डालना होगा। अमल को इस प्रकार विदा नहीं किया जा सकता। इस समवयस्क तेवर भावच के बीच जो चिरंतन मधुर संबंध है, प्रगाढ़ मित्रता, लड़ाई, गहरे स्नेह के उपद्रव, नाना प्रशांत सुख चर्चाओं से विचरित एक चिरत छाया में लता वितान, अमल क्या आज उसे धूल में मिलाकर बहुत दिनों के लिए बहुत दूर चला जाएगा। जरा भी परिताप न होगा। वह उसमें अंतिम बार जल सिंचन करने भी नहीं आएगा। उनके बहुत दिनों के देवर भावच संबंध का अंतिम अश्रुजल। लगभग आधा घंटा बीत गया। अपना ढीला जूड़ा खोलकर बालों की एक लट लेकर चालू द्रुत वेग से उसे उंगली में लपेटने और खोलने लगी। अब आंसू रोके नहीं रुकते। नौकर ने आकर कहा, माजी बाबूजी के लिए कच्चा नारियल निकालना है। चारू ने आंचल से भंडारी की चाबी खोलकर झन्न से नौकर के पैरों के पास फेंक दी। वह आश्चर्यचकित होकर चाबी लेकर चला गया। चारू के हृदय से ना जाने क्या उमड़ता हुआ उसके कंठ तक आने लगा। यथा समय प्रसन्न मुख से भूपति खाने के लिए आया। पंखा हाथ में लिए चारू ने आहार स्थान पर आकर देखा, अमल भूपति के साथ आया है। चारू ने उसके मुख की ओर नहीं देखा। अमल ने पूछा, भाभी मुझे बुलाया था? चारू ने कहा, नहीं अब कोई जरूरत नहीं। अमल, तो मैं जाऊं? मुझे बहुत सामान ठीक करना है। चारू ने उस समय तीव्र दृष्टि से एक बार अमल के मुख की ओर देखा, कहा, जाओ। अमल चारू के मुख की ओर एक बार देखकर चला गया। भोजन के बाद भूपति कुछ देर चारू के पास बैठा था। आज लेन देन के हिसाब के झगड़े में भूपति बहुत ही व्यस्त था। इसी से आज अंतापुर में बहुत देर तक नहीं रुक सकेगा। इसलिए कुछ खिन्न होकर बोला, आज मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, आज बहुत झंझट है। चारू बोली, तो जाओ ना। भूपति ने सोचा चारू रूठ गई है, बोला, फिर भी अभी तुरंत जाना हो ऐसा नहीं है, थोड़ा आराम करके जाऊंगा। यह कहते हुए वह बैठ गया। उसने देखा चारू उदास है। भूपति अनुतप्त चित्त से बहुत देर तक बैठा रहा, किंतु किसी प्रकार कोई बात शुरू न कर सका। काफी देर तक बातचीत करने की व्यर्थ कोशिश करके भूपति ने कहा, अमल तो कल चला जा रहा है, कुछ दिन शायद तुमको बहुत सूना लगेगा। चारू उसका कोई उत्तर न देकर जाने क्या लेने के लिए झट दूसरे कमरे में चली गई। भूपति कुछ देर प्रतीक्षा करके बाहर चला गया। चारू ने आज अमल के मुख की ओर देखकर लक्ष्य किया। अमल कई दिनों से बहुत दुबला हो गया है। उसके चेहरे पर तरुणाई की वह स्फूर्ति बिल्कुल नहीं है। इससे चारू को प्रसन्नता भी हुई और वेदना भी। आसन्न विच्छेद अमल को दुख दे रहा है, चारू को इसमें संदेह न रहा। किंतु तो भी अमल का ऐसा व्यवहार क्यों? क्यों वह दूर दूर भागता फिर रहा है? विदा की बेला को क्यों इच्छापूर्वक इस प्रकार विरोध से कटु बना रहा है? बिस्तर पर लेटी हुई सोचते सोचते वह सहसा चौंक कर उठ गई। सहसा मंदा की बात याद आई। मान लो अमल मंदा को प्यार करता है, मंदा चली गई है इसीलिए कि अमल इस प्रकार। छी, अमल का मन क्या ऐसा होगा, इतना छोटा, ऐसा कलुषित? विवाहिता रमणी के प्रति उसका मन आसक्त होगा? असंभव। संदेह को पूरे यत्न से दूर करना चाहा, किंतु संदेह ने उसको बलपूर्वक जकड़ लिया। इसी प्रकार विदा की बेला आ गई। बादल ना हटे। अमल ने आकर कंपित स्वर में कहा, भाभी मेरे जाने का समय हो गया, तुम अब से भैया को देखना, उनकी बड़ी संकटपूर्ण अवस्था है। तुमको छोड़कर उनके लिए सांत्वना का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अमल भूपति का विषण म्लान भाव देखकर पता लगाकर उसकी दुर्गति की बात जान चुका था।
भूपति किस प्रकार अकेला ही चुपचाप अपनी दुख दुर्दशा से जूझ रहा था, उसे किसी से भी सहायता या सांत्वना नहीं मिल पा रही थी। फिर भी उसने आश्रित पालित आत्मजनों को इस संकटावस्था में विचलित नहीं होने दिया। यह सोचकर वह चुप रह गया। फिर उसने चारू की बात सोची, अपने दिशा में सोचा। उसकी कनपट्टी लाल हो गई। तेजी से बोला, चूल्हे में जाए आषाढ़ का चांद और अमावस्या का आलोक। मैं बैरिस्टर होकर लौटने पर यदि भैया की सहायता कर सकूं, तभी समझूं कि मैं पुरुष हूं। कल रात भर जागकर चारू ने सोच लिया था कि विदाई के समय अमल से क्या क्या बातें कहेगी। साहस्य मन और प्रफुल्ल उदासीनता द्वारा मार्जित बातों को उसने मन ही मन उज्जवल तीक्ष्ण बना लिया था। किंतु विदा देने के समय चारू के मुंह से कोई बात न निकली। उसने केवल कहा, चिट्ठी तो लिखोगे अमल? अमल ने धरती पर सिर टेक कर प्रणाम किया। चारू ने दौड़कर शयन कक्ष में जाकर द्वार बंद कर लिया। भूपति मर्दवान जाकर अमल को विवाह पुराण के लायक रवाना करके घर लौट आया। चारों ओर से चोट खाकर विश्वास परायण भूपति के मन में बाहर संसार के प्रति कुछ वैराग्य आ गया था। सभा समिति, मेल मुलाकात, कुछ भी उसे अच्छा न लगा। उसे लगा, इन्हीं बातों में पड़कर मैं इतने दिन तक अपने आप को बस धोखा ही देता रहा। जीवन के सुख के दिन व्यर्थ चले गए और सार भाग मैंने घोड़े पर फेंक दिया। भूपति ने मन ही मन कहा, जाने दो, अखबार गया अच्छा ही हुआ, मुक्ति मिली। संध्या समय अंधकार का सूत्रपात देखते ही पक्षी जिस घोंसले में लौट आता है, उसी प्रकार भूपति अपने अनेक दिन के संचरण क्षेत्र का परित्याग करके अंतापुर में चारू के पास लौट आया। मन ही मन निश्चय किया, बस अब और कहीं नहीं, यही मेरी स्थिति है। कागज के जिस जहाज को लेकर सारे दिन खेल किया करता था, वह डूब गया। अब घर चलूं। मालूम होता है भूपति का एक साधारण विश्वास था, पत्नी के ऊपर किसी को अधिकार प्राप्त नहीं करना पड़ता। वह ध्रुव तारे के समान अपने प्रकाश से स्वयं ही आलोकित रखती है। हवा से बुझती नहीं, तेल की आवश्यकता नहीं होती। बाहर जिस समय तोड़फोड़ शुरू हुई, उस समय अंतापुर के किसी मेहराब में दरार पड़ी है कि नहीं, इसकी एक बार परीक्षा करके देखने की बात भी भूपति के मन में नहीं आई। संध्या समय बर्दवान से भूपति घर लौटकर आया। झटपट मुंह हाथ धोकर जल्दी से खाना खाया। अमल के विवाह और विलायत यात्रा का वर्णन सुनने के लिए चारू स्वभावतः विशेष उत्सुक होगी, ऐसा सोचकर भूपति ने आज जरा भी देर न की। भूपति सोने के कमरे में बिस्तर पर लेटकर हुक्के की लंबी नली गुड़गुड़ाने लगा। चारू अभी तक अनुपस्थित थी, शायद घर का काम कर रही हो। तंबाकू समाप्त हो जाने पर श्रांत भूपति को नींद आने लगी। तंद्रा भंग होने पर क्षण क्षण में वह चौंक कर जागता हुआ सोचने लगा, अभी तक चारू क्यों नहीं आई। अंत में भूपति से ना रहा गया। उसने चारू को बुलवा भेजा। भूपति ने पूछा, चारू आज बड़ी देर कर दी? चारू ने कैफियत दिए बिना ही कहा, हाँ आज देर हो गई। चारू के आग्रहपूर्ण प्रश्न की भूपति प्रतीक्षा करता रहा। चारू ने कोई प्रश्न न किया। इससे भूपति कुछ खिन्न हुआ। तो क्या चारू अमल से स्नेह नहीं करती? जितने दिन अमल यहाँ रहा, चारू उसके साथ हंसती खेलती रही, और जैसे ही वह चला गया, वैसे ही उसके संबंध में उदासीन। इस प्रकार के विषम व्यवहार से भूपति के मन में खटका हुआ। वह सोचने लगा, तो चारू की हृदय में गहराई नहीं है। वह केवल आमोद प्रमोद करना ही जानती है, स्नेह करना नहीं जानती। स्त्रियों के लिए इस प्रकार का निरासक्त भाव तो अच्छा नहीं है। चारू और अमल की मैत्री से भूपति आनंद का अनुभव करता। इन दोनों का लड़कपन, विवाद और मित्रता, खेल और मंत्रणा उसके लिए मधुर कौतूहल के विषय थे। अमल को चारू सदा की तरह लाड प्यार करती। उससे चारू की कोमल सहृदयता का परिचय पाकर भूपति मन ही मन प्रसन्न होता। आज आश्चर्य से वह सोच रहा था कि वह सब क्या केवल ऊपर ही ऊपर था, हृदय के भीतर उसकी कोई नींव नहीं थी। भूपति ने सोचा, चारू के पास यदि हृदय नहीं है तो भूपति कहाँ आश्रय पाएगा। धीरे धीरे प्रतीक्षा करने के लिए भूपति ने बात छेड़ी, चारू तुम अच्छी तरह तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चारू ने संक्षेप में उत्तर दिया, ठीक ही हूँ। भूपति, अमर का विवाह तो संपन्न हो गया। यह कहकर भूपति चुप हो गया। चारू ने उस अवसर के अनुकूल कोई संगत बात कहने की बहुत चेष्टा की,
किंतु कोई बात न मिली। वह जड़वत रह गई। भूपति स्वभावतः कभी किसी बात पर ध्यान नहीं देता था, किंतु अमल की विदाई का शोक उसके मन पर छाया हुआ था। इसी कारण चारू की उदासीनता ने उसे आघात पहुंचाया। उसकी इच्छा थी संवेदना से व्यथित चारू के साथ अमल के प्रसंग में बातचीत करके हृदय का भार हल्का करे। भूपति, लड़की देखने में सुंदर है। चारू सो रही हो? चारू ने कहा, नहीं। भूपति, बेचारा अमल अकेला चला गया। जब उसे गाड़ी में चढ़ाया तो बच्चों की भांति रोने लगा। उसे देखकर मैं आंसू न रोक सका। गाड़ी में दो साहब थे। पुरुष को रोते देखकर उन्हें बड़ा कौतुक हुआ। दीपक बुझे शयन कक्ष में बिस्तर पर अंधकार में चारू पहले तो पीठ फेर कर लेटी रही, फिर सहसा झटपट बिस्तर छोड़कर चली गई। चकित होकर भूपति ने पूछा, चारू तबीयत खराब है? कोई उत्तर न पाकर वह भी उठा। पास के बरामदे से रोने की दबी आवाज सुनकर जल्दी से जाकर देखा। चारू धरती पर औंधी पड़ी रोना रोकने की चेष्टा कर रही है। ऐसा प्रबल शोकोच्छ्वास देखकर भूपति को आश्चर्य हुआ। सोचा, चारू को कितना गलत समझा था। चारू का स्वभाव इतना भीतरी है कि मुझसे भी हृदय की वेदना व्यक्त नहीं करना चाहती। जिन लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, उनका प्रेम अत्यंत गंभीर एवं उनकी वेदना भी अत्यंत गहन होती है। चारू का प्रेम साधारण स्त्रियों के समान बाहर से दिखने वाला नहीं है। भूपति ने यह मन ही मन जांच कर देखा। भूपति ने चारू के प्रेम का उच्छ्वास कभी नहीं देखा था। आज विशेष रूप से समझा कि उसका कारण था चारू के स्नेह का भीतर ही भीतर गोपन प्रसाद। भूपति स्वयं भी अपने आप को प्रकट करने में अपटू था। चारू की प्रकृति से भी हृदय की गंभीर अथाशीलता का परिचय पाकर उसने एक प्रकार की तृप्ति का अनुभव किया। जब भूपति चारू के पास बैठकर बिना बोले धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगा, किसी प्रकार सांत्वना दी जाती है, भूपति को इसका ज्ञान नहीं था। वह यह नहीं समझ सका कि जब कोई अंधकार में शोक को गला दबाकर हत्या करना चाहे, तब साक्षी का बैठा रहना अच्छा नहीं लगता। भूपति ने जब समाचार पत्र से छुट्टी ली थी, तब उसने अपने मन में अपने भविष्य का एक चित्र खींच लिया था। उसने प्रतिज्ञा की थी, किसी प्रकार की दुराशा, दुष्चेष्टाओं की ओर नहीं जाएगा। चारू को लेकर लिखना पढ़ना और प्रतिदिन की गृहस्थी के छोटे मोटे कर्तव्यों का पालन करता चलेगा। सोचा था, ये घरेलू सुख सबसे सुलभ है, साथ ही सुंदर है, पूरी तरह अपने अधिकार में है, साथ ही पवित्र और निर्मल है। उन्हीं सहज सुखों द्वारा वह अपने जीवन के घर के कोनों में संध्या दीप प्रदीप चलाकर शांति की अवतारणा करेगा। हास परिहास, वार्तालाप, परस्पर मनोरंजन के लिए प्रतिदिन के छोटे मोटे आयोजन, इन सबके लिए बहुत अधिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी सुख अपरिसीम मिलता है। कार्यान्वित करके उसने देखा, सहज सुख सहज नहीं है, जिसे मूल्य देकर खरीदना नहीं पड़ता। पर यदि अपने हाथ के पास ना मिले तो उसे और किसी भी प्रकार कहीं भी खोजना संभव नहीं है। भूपति किसी भी प्रकार चारू के साथ अच्छी तरह पटरी नहीं बैठा सका। इसके लिए उसने अपने को ही दोषी ठहराया। सोचा, 12 वर्ष तक केवल समाचार पत्र लिखते लिखते पत्नी के साथ कैसे बात की जाती है, यह विद्या बिल्कुल गंवा दी है। सांध्य दीप चलते ही भूपति आग्रह के साथ कमरे में जाता, एक आध बात करता, एक आध बात चारू करती। उसके बाद क्या कहे, भूपति किसी भी प्रकार ना सोच पाता। अपनी इस अक्षमता के कारण पत्नी के समीप में लज्जा का अनुभव करता। पत्नी के साथ बातचीत करना उसने बहुत ही आसान समझा था, जबकि मूड के लिए वह बहुत ही कठिन है। सभा में भाषण देना उसकी अपेक्षा सहज है। भूपति ने जिस संध्या को हास्य, कौतुक, प्रणय, प्रेम से रमणीय बना देने की कल्पना की थी, वही संध्या बेला काटनी उसके लिए समस्या बन गई। कुछ देर मौन बैठे रहने के बाद भूपति सोचता, उठकर चला जाऊं, किंतु उठकर चले जाने पर चारू मन में क्या सोचेगी, यही सोचकर उठ भी नहीं पाता। कहता, चारू ताश खेलोगी? चारू और कोई रास्ता न देखकर कहती, अच्छा। यह कहकर अनिच्छा पूर्वक वह ताश ले आती, बहुत सी भूलें करके अनायास ही हार जाती। उस खेल में कोई आनंद ना आता। वह सोचकर भूपति ने चारू से एक दिन पूछा, मंदा को बुला न लिया जाए, तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो।
चारू मंदा का नाम सुनते ही जल उठी, बोली, नहीं, मंदा की मुझे कोई जरूरत नहीं। भूपति हंसा, मन ही मन खुश हुआ। साध्वी जहाँ सती धर्म का थोड़ा भी व्यतिक्रम देखती है, वहां धैर्य नहीं रख सकती। वे द्वेष के प्रथम धक्के से संभलकर चारों ने सोचा, मंदा के रहने से शायद वह भूपति को बहुत कुछ प्रसन्न रख सके। भूपति उससे मन का जो सुख चाहता है, वह उसे किसी भी प्रकार नहीं दे पा रही है। यह समझकर चारों पीड़ा का अनुभव करती। भूपति संसार का सब कुछ छोड़कर एकमात्र चारू से अपने जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर लेने की चेष्टा कर रहा है। इस एक निष्ठ प्रयत्न को और अपने हृदय के दैन्य को समझकर चारू भयभीत हो गई थी। इस प्रकार कितने दिन चलेगा? भूपति और कोई सहारा क्यों नहीं लेता? एक और समाचार पत्र क्यों नहीं चलाता? भूपति का मनोरंजन करने का अभ्यास अभी तक चारू को कभी नहीं करना पड़ता था। भूपति ने उससे किसी प्रकार की सेवा की मांग नहीं की, किसी सुख की प्रार्थना नहीं की। चारू को उसने पूरी तरह से केवल अपने लिए प्रयोजनीय नहीं बनाया था। आज अचानक उसके चारू से अपने जीवन के समस्त प्रयोजन मांग बैठने के कारण वह मानो कहीं कुछ खोज नहीं पा रही थी। भूपति को क्या चाहिए, क्या हो कि उससे तृप्ति मिले, चारू यह ठीक से नहीं जानती, और जान ले तो भी वह चारू के लिए सहज उपलब्ध नहीं। भूपति यदि धीरे धीरे बढ़ता तो चारू के लिए शायद इतना कठिन ना होता, किंतु सहसा रात भर में ही दिवालिया होकर खाली भिक्षा पात्र फैला देने से वह मानो विपन्न हो गई हो। चारू ने कहा, अच्छा मंदा को बुला लो, उसके रहने से तुम्हारी देखभाल की बहुत सुविधा हो सकेगी। भूपति ने हंसकर कहा, मेरी देखभाल? कोई जरूरत नहीं। भूपति ने खिन्न होकर सोचा, मैं बड़ा नीरस व्यक्ति हूँ, चारू को मैं किसी भी प्रकार सुखी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर वह साहित्य के पीछे पड़ गया। मित्र कभी घर आते विस्मित होकर देखते, भूपति टेनिसन, बायरन, बंकिम की कहानियां आदि लेकर बैठा है। भूपति के इस असमय काव्यानुराग को देखकर मित्र मंडली खूब हंसी मजाक करने लगी। भूपति ने हंसकर कहा, भाई, बांस में फूल लगते हैं, किंतु कब लगते हैं इसका पता नहीं। एक दिन संध्या समय सोने के कमरे में बड़ी बत्ती जलाकर पहले भूपति ने लज्जा से कुछ इधर उधर किया, बाद में कहा, कुछ पढ़कर सुनाओ। चारू बोली, सुनाओ ना भूपति, क्या सुनाऊं? चारू, जो तुम्हारी इच्छा हो। भूपति चारू का अधिक आग्रह देखकर कुछ हतोत्साहित हो गया, तो भी साहस करके कहा, टेनिसन का कुछ तर्जुमा करके तुमको सुनाऊं? चारू ने कहा, सुनाओ। लेकिन सब मिट्टी हो गया। संकोच और निरुत्साह के कारण भूपति के पढ़ने में बाधा पड़ने लगी। बंगला के ठीक पर्याय नहीं खोज पा रहा था। चारू की शून्य दृष्टि से यह स्पष्ट था कि वह ध्यान नहीं दे रही थी। वह दीपालोकित छोटा कमरा, वह सांध्य वेला का निवृत्त अवकाश जैसे प्रसन्नता से नहीं भर सका। भूपति ने और तो एक बार ऐसी भूल करके अंत में पत्नी के साथ साहित्य चर्चा करने का प्रयत्न छोड़ दिया। जिस प्रकार कठोर आघात से स्नायु सुन्न पड़ जाती है और प्रारंभ में वेदना का बोध नहीं होता, उसी प्रकार विच्छेद के आरंभ काल में अमल के अभाव को चारू मानो अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाई। अतः जो जो दिन बीतने लगे, क्यों ही अमल के अभाव में मानो सांसारिक शून्यता की मात्रा क्रमशः पड़ने लगी। इस भयंकर अनुभव से चारू हतबुद्धि हो गई। निकुंज वन से निकलकर वह सहसा मानो किसी मरुभूमि में आ पड़ी हो। दिन के बाद दिन बीत रहे हैं, मारू प्राण क्रमशः बढ़ता ही चला जा रहा है। इस मरुभूमि की बात मैं तनिक भी नहीं जानती थी। नींद से जागकर सहसा उसकी छाती धक कर उठती, ध्यान आता अमल नहीं है। सुबह जिस समय वह बरामदे में पान लगाने बैठती, प्रतिक्षण उसे केवल यही लगता, अमल आज पीछे से नहीं आएगा। कभी कभी अन्य मनस्क होकर ज्यादा पान लगा डालती, फिर सहसा ध्यान आता, ज्यादा पान खाने वाला आदमी ही नहीं है। जैसे ही भंडार घर में पैर रखती, मन में आता अमल को जनपाल नहीं देना है। अंतापुर की सीमा पर पहुंचकर मन का अधैर्य उसे स्मरण करा देता, अमल कॉलेज से नहीं लौटेगा। कोई नई पुस्तक, नया लेख, नई खबर, नए कौतुक की आशा नहीं है। किसी के लिए कुछ न सीना है, न कोई शौकीन की वस्तु खरीद कर रखनी है।
अपनी असहाय वेदना और चांचल्य पर चारू स्वयं विस्मित थी। मनोवेदना की अविरत पीड़ा से वह डरने लगी। वह अपने से ही प्रश्न करने लगी, क्यों? इतना कष्ट क्यों हो रहा है? अमल मेरा ऐसा कौन है उसके लिए इतना दुख भोगूं? मुझे क्या हो गया है? इतने दिन बाद मुझे यह क्या हुआ? नौकर चाकर, रास्ते के मजदूर भी तो निश्चित होकर फिर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों हुआ है? हे भगवान, मुझे ऐसी विपत में क्यों डाल दिया? वह प्रश्न करती रहती और आश्चर्य करती रहती, किंतु दुख किसी भी प्रकार शांत ना होता। अमल की स्मृति से उसका भीतर भाग इस प्रकार परिव्याप्त रहता कि उसे कहीं भगाने को स्थान ही ना मिलता। भूपति को कहाँ तो अमल की स्मृति के आक्रमण से उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। ऐसा न करके वियोग व्यथित स्नेहशील मूड बार बार अमल को ही याद दिला देता। अंत में चारू ने हिम्मत हार दी। वह अपने आप से युद्ध करते करते थक गई। हार मानकर अपनी अवस्था को उसने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। अमल की स्मृति को बड़े यत्न से अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में ऐसा हो गया कि एकाग्र चित्त से अमल का ध्यान करना उसके लिए छिपे गर्व का विषय हो गया। वह स्मृति ही मानो उसके जीवन का श्रेष्ठ गौरव हो। गृह कार्य से अवकाश का उसने एक समय निश्चित कर लिया। उस समय वह एकांत में कमरे का द्वार बंद करके एक एक करके अमल के साथ अपने विगत जीवन की प्रत्येक घटना पर विचार करती। औंधी होकर लेटी लेटी वह तकिए पर मुंह रखकर बार बार पुकारती, अमल अमल। समुद्र पार से जैसे उत्तर मिलता, भाभी। क्या है भाभी? चारों भीगे नेत्रों को बंद करके कहती, अमल, तुम क्रोध करके क्यों चले गए? मैंने तो कोई गलती नहीं की। तुम यदि प्रसन्न मुख से विदा लेते तो शायद मैं इतना दुख न पाती। अमल के सामने रहने पर जिस प्रकार की बातें होती थी, चारू ठीक उसी प्रकार जोर से कहती, अमल, तुमको मैं एक दिन भी नहीं बोली। मेरे जीवन के श्रेष्ठ पदार्थ सब तुमने ही अंकुरित किए हैं। अपने जीवन का सार भाग देकर प्रतिदिन तुम्हें ही पूछूंगी। इस प्रकार चारू ने अपनी सारी घर गृहस्थी, सारे कर्तव्यों के अंतरतम प्रदेश में सुरंग खोद कर उस निरालोक निस्तब्ध अंधकार में अंशुमाला से सज्जित एक गोपन शोक मंदिर का निर्माण कर लिया। वहां उसके पति या संसार के अन्य किसी व्यक्ति का कोई अधिकार न था। वह स्थान जैसे गोपनतम था, वैसा ही गंभीरतम तथा प्रियतम था। उसी के द्वार पर वह संसार के सारे छद्म वेशों का परित्याग करके अपने अनावृत आत्म स्वरूप को लेकर प्रवेश करती और वहां से बाहर निकलते ही फिर मुख पर चेहरा लगाकर संसार के हास्यालाप और क्रियाकर्म की रंगभूमि में उपस्थित होती। इस तरह मन से द्वंद्व और विवाद का त्याग करके चारों ने व्यापक विषाद में एक प्रकार की शांति का अनुभव किया और एक निष्ठ होकर पति की भक्ति और सेवा करने लगी। भूपति जब सो जाता तो चारू धीरे से उसके पैरों पर सिर रखकर पैरों की धूल मांग में धारण करती। घर के काम में, सेवा में पति की रंज मात्र इच्छा भी वह अधूरी न रखती। आश्रित प्रतिपालित लोगों के प्रति किसी प्रकार सेवा में कमी देखकर भूपति कभी दुखी होता। यह जानकर चारू उनके आतिथ्य में तनिक भी त्रुटि न होने देती। इस तरह सारा कामकाज करके भूपति का जूठा प्रसाद खाकर चारू के दिन बीतते। इस सेवा और देखभाल के फलस्वरूप भग्न श्री भूपति ने मानो फिर नव यौवन पा लिया हो। मानो इसके पहले पत्नी के साथ विवाह ही नहीं हुआ हो। मानो इतने दिनों के बाद अब हुआ हो। सच धज हास परिहास से उत्फुल्ल होकर संसार की सारी दुर्भावनाओं को भूपति ने मन में एक ओर ठेल कर रख दिया। रोग शमन के बाद जिस प्रकार भूख पड़ जाती है, शरीर में भोग शक्ति का के विकास का सजीव भाव से अनुभव होने लगता। भूपति के मन में इतने दिनों के बाद उसी प्रकार के एक अपूर्व और प्रकट भावावेश का संचार हुआ। मित्रों से, यही नहीं चारू से भी छिपाकर भूपति बस कविताएं पढ़ता रहता। मन ही मन कहता, समाचार पत्र बंद करके और अनेक दुख भोग कर इतने दिनों के बाद मैं अपनी पत्नी को जान पाया हूँ। भूपति ने चारू से कहा, चारू, आजकल तुमने लिखना एकदम क्यों छोड़ दिया है? चारू ने कहा, क्या कहने हैं मेरे लेख के? भूपति, सच कहता हूँ, तुम्हारी जैसी बंगला तो मैंने आजकल के लेखकों में किसी और की भी नहीं देखी। विश्वबंधु ने जो लिखा था, मेरा भी ठीक वही मत है। चारू, बस बस रहने दो। भूपति, ये देखो ना,
कहकर सरोरू का एक अंक निकालकर चारू और अमल की भाषा की तुलना करनी शुरू कर दी। चारू का मुंह लाल हो गया। उसने भूपति के हाथ से पत्र छीनकर आंचल में छिपा लिया। भूपति ने मन ही मन सोचा, लेखन का कोई साथी ना हो तो लेख प्रकट नहीं होता। ठहरो, मुझे लिखने का अभ्यास करना होगा। इस तरह से क्रमशः चारू ने भी लिखने के उत्साह का संचार कर सकूंगा। भूपति ने अत्यंत छिपाकर कॉपी लेकर लिखने का अभ्यास शुरू किया। शब्दकोश देखकर बार बार प्रतिलिपि करते हुए भूपति के बेकारी के दिन कटने लगे। उसे लिखने में इतना कष्ट और प्रयत्न करना पड़ता कि उन कष्टों से लिखी गई रचनाओं के प्रति धीरे धीरे उसके मन में विश्वास और ममता उत्पन्न हो गई। अंत में एक दिन अपने लेख को किसी दूसरे से नकल करवाकर भूपति ने लाकर पत्नी को दिया। कहा, मेरे एक मित्र ने अभी अभी लिखना शुरू किया है। मैं तो कुछ समझता नहीं, तुम एक बार पढ़कर तो देखो, तुम्हें कैसा लगता है। कॉपी चारू के हाथ में देकर भूपति जल्दी से बाहर चला गया। सरल भूपति की यह चालाकी चारू से छिपी ना रह सकी। पढ़ा, लेख की शैली एवं विषय देखकर कुछ हंसी। हाय, चारू अपने पति की भक्ति करने के लिए इतना आयोजन कर रही है। वह क्यों इस प्रकार का आयोजन करके पूजा के अर्थ को बिखेरे डाल रहा है। चारू से वाहवाह पाने के लिए उनका इतना प्रयत्न क्यों। वे यदि कुछ भी ना करते, चारू का ध्यान आकर्षित करने के लिए यदि हमेशा प्रयास न करते रहते, तो चारू के लिए पति की पूजा बहुत सहज होती। चारू की एकमात्र इच्छा थी, भूपति किसी भी प्रकार अपने को चारू की अपेक्षा छोटा न समझे। चारू कॉपी मोड़कर तकिए पर टिककर दूर की ओर देखती रही। बहुत देर तक सोचती रही। कमल भी उसे पढ़ने के लिए नए लेख ला देता था। चारू बोली, तो जाओ ना। भूपति ने सोचा चारू रूठ गई है, बोला, फिर भी अभी तुरंत जाना हो ऐसा नहीं है, थोड़ा आराम करके जाऊंगा। यह कहते हुए वह बैठ गया। उसने देखा, संध्या में उत्सुक भूपति शयन कक्ष के सामने स्थित बरामदे में फूलों के गमले के निरीक्षण में लग गया। कुछ पूछने का साहस न कर सका। चारू स्वयं बोली, यह क्या तुम्हारे मित्र का पहला लेख है? भूपति ने कहा, हाँ। चारू, बहुत ही सुंदर है। पहला लेख हो ऐसा नहीं लगता। अत्यंत प्रसन्न होकर भूपति सोचने लगा, बिना नाम के लेख के लिए अपना नाम किस प्रकार प्रकट किया जाए। भूपति की कॉपी अत्यंत द्रुत गति से भरने लगी। नाम प्रकट होने में भी देर न लगी। विलायत से चिट्ठी आने का दिन कब पड़ता, इसकी खबर चारू हमेशा रखती। पहले अदन से भूपति के नाम एक चिट्ठी आई। उसमें अमल ने भाभी को प्रणाम निवेदन किया था। श्वेत से भी भूपति को चिट्ठी मिली। उसमें भी भाभी के लिए प्रणाम था। माल्टा से भी चिट्ठी मिली। उसमें फिर भाभी को प्रणाम निवेदन किया गया था। चारू को अमल की एक भी चिट्ठी नहीं मिली। भूपति की चिट्ठियों को मांगकर उलट पुलट कर बार बार पढ़कर देखती। प्रणाम लिखने के अतिरिक्त और कहीं भी उसके संबंध में आभास मात्र भी नहीं था। इधर कई दिन से चारू ने जो एक शांत विषाद की चंद्रातप छाया का आश्रय लिया था, अमल की इस उपेक्षा से वह नष्ट हो गया। अंतर में अपने हृदय को लेकर मानो फिर छीना झपटी शुरू हुई। संसार विषयक उसकी कर्तव्य स्थिति में फिर भूकंप का आंदोलन जाग उठा। अब भूपति किसी किसी दिन आधी रात को उठकर देखता, चारू बिस्तर पर नहीं है। खोज कर देखता, चारू दक्षिण की ओर वाले कमरे के जंगले पर बैठी है। उसको देखकर चारू तुरंत बोल उठती, कमरे में आज बड़ी गर्मी है, इसके जरा खुले में चली आई। उद्विग्न होकर भूपति ने बिस्तर के ऊपर पंखा लगवाने का बंदोबस्त कर दिया और चारू का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका करते हुए हमेशा उस पर दृष्टि रखता। चारू हंसकर कहती, मैं तो ठीक हूँ, तुम क्यों व्यर्थ चिंतित होते हो। मुंह पर यह हंसी लाने के लिए उसे अपने हृदय की सारी शक्ति लगानी पड़ती। अमल विलायत पहुंच गया। चारू ने सोचा, शायद मार्ग में उसे अलग चिट्ठी लिखने का यथेष्ट सुयोग न मिला होगा। विलायत पहुंचकर अमल चिट्ठी लिखेगा, किंतु वह लंबी चिट्ठी नहीं आई। प्रत्येक डाक आने वाले दिन चारू अपने सारे कामकाज तथा बातचीत के बीच भीतर ही भीतर छटपटाती रहती। कहीं भूपति कहे, तुम्हारे नाम चिट्ठी नहीं है। इसलिए साहस करके भूपति से और कोई प्रश्न नहीं कर पाती है। ऐसी ही अवस्था में चिट्ठी आने वाले एक दिन धीरे धीरे आते हुए भूपति ने मृदु हास्य के साथ कहा,
एक चीज है, देखोगी? चारू ने अत्यंत हड़बड़ाकर चौंक कर कहा। कहाँ? दिखाओ। भूपति ने हंसी करते हुए ना दिखाने का अभिनय किया। अधीर होकर चारू ने भूपति की चादर से इच्छित पदार्थ निकाल लेने का प्रयत्न किया। उसने मन ही मन सोचा, सुबह से ही मेरा मन कह रहा है आज मेरी चिट्ठी जरूर आएगी, ये कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। परिहास करने की भूपति की इच्छा और भी बढ़ी। चारू से बचकर वह खाट के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चारू अत्यंत खींचकर खाट के ऊपर बैठ गई और उसकी आंखें छलछला आई। चारू के एकांत आग्रह से अत्यंत खुश होकर भूपति ने चादर के भीतर से अपनी रचना की कॉपी बाहर निकालकर तुरंत चारू की गोद में डालते हुए कहा, क्रोध मत करो, यह लो। यद्यपि अमल ने भूपति को सूचित कर दिया था कि पढ़ाई लिखाई की व्यस्तता के कारण उसे दीर्घ काल तक पत्र लिखने का समय नहीं मिलेगा, तो भी दो एक मेल से उसका पत्र न आने पर चारू के लिए सारा संसार कांटों की सेज सा हो उठा। संध्या समय इधर उधर की बातों के बीच अत्यंत उदासीन भाव से शांत स्वर में चारू ने अपने पति से कहा, अच्छा देखो कि विलायत को एक तार भेजकर यह नहीं जाना जा सकता कि अमल कैसा है। भूपति ने कहा, 2 सप्ताह पूर्व उसकी चिट्ठी मिली थी, वह इन दिनों पढ़ने में व्यस्त है। चारू, अच्छा, तब कोई जरूरत नहीं। मैंने सोचा था विदेश में है, यदि बीमार हो गया हो। कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता। भूपति, ना वैसी कोई बात होती तो खबर मिलती, तार करने में भी तो कम खर्चा नहीं है। चारू, अच्छा, मैंने तो सोचा था अधिक से अधिक 1 या 2 रुपये लगेंगे। भूपति, क्या कहती हो, लगभग 100 रुपये का धक्का है। चारू, तब तो कोई बात ही नहीं। 2 एक दिन बाद चारू ने भूपति से कहा, मेरी बहन आज छूचना में है, आज एक बार उसकी खबर ले आ सकते हो क्या? भूपति, क्यों बीमार हो गई है क्या? चारू, नहीं बीमार नहीं, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे जाने से वे कितनी खुश होती हैं। चारू के अनुरोध से भूपति गाड़ी पर बैठकर हावड़ा स्टेशन की ओर रवाना हुआ। रास्ते में बैलगाड़ियों की एक कतार ने आकर उसकी गाड़ी रोक ली। इसी समय तार घर के परिचित हरकारे ने भूपति को देखकर उसके हाथ में एक तार थमा दिया। विलायत का तार देकर भूपति बहुत भयभीत हुआ। सोचा शायद अमल अस्वस्थ है। डरते डरते खोलकर देखा, तार में लिखा था, मैं अच्छा हूँ। इसका क्या अर्थ है? जांच कर देखा, यह प्रीपेड टेलीग्राम का उत्तर था। हावड़ा जाना नहीं हुआ। गाड़ी लौटाकर भूपति ने घर आकर तार पत्नी को दिया। भूपति के हाथ में टेलीग्राम देखकर चारू का मुख पीला हो गया। भूपति ने कहा, मैं तो इसका कुछ भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। पता लगाने पर भूपति अर्थ समझा। चारू ने अपना गहना गिरवी रखकर रुपया उधार लेकर तार भेजा था। भूपति ने सोचा, इतना करने की कोई जरूरत न थी। मुझसे थोड़ा बहुत अनुरोध करती तो मैं ही तार कर देता। छिपाकर नौकर के हाथ गहना गिरवी रखने के लिए भेजना यह तो अच्छा नहीं था। रह रहकर भूपति के मन में केवल मात्र यही प्रश्न उठने लगा, चारू ने क्यों इतनी अति की? एक अस्पष्ट संदेह अलक्ष्य भाव से उसको विद्ध करने लगा। उस संदेह को भूपति ने प्रत्यक्ष भाव से देखना नहीं चाहा, भूलने की चेष्टा की, किंतु वेदना ने किसी प्रकार पीछा नहीं छोड़ा। अमल की तबीयत ठीक है तो भी वह चिट्ठी नहीं लिखता। एकदम इस तरह कठोर विच्छेद हुआ कैसे? एक बार आमने सामने होकर इस प्रश्न का जवाब ले आने की इच्छा होती है, किंतु बीच में समुद्र है, पार करने का कोई रास्ता नहीं। निष्ठुर विच्छेद, सब प्रश्न, सब प्रतिकारों से परे विच्छेद। चारों अपने को अब और नहीं संभाल पाती। कामकाज पड़ा रहता, सभी कामों में भूल होती, नौकर जाकर चोरी करते। इसकी दयनीय दशा को लक्ष्य करके लोग तरह तरह की कानाफूसी करते। उसे किसी की भी सुध न थी। यहाँ तक कि चारू अचानक चौंक पड़ती। बात करते करते उसे रोने के लिए उठ जाना पड़ता। अमल का नाम सुनते ही उसका मुख विवर्ण हो जाता। अंत में भूपति ने भी सब कुछ देखा और जिसकी क्षण भर के लिए भी कल्पना न की थी वह भी सूझा। दुनिया उसके लिए एकदम पुरानी, शुष्क जीर्ण हो गई। बीच में जिन दिनों भूपति आनंद के उन्मेष से अंधा हो गया,
उन कुछ दिनों की स्मृति उसको लज्जित करने लगी। जो अज्ञानी बंधन नहीं पहचानता, झूठा या पत्थर देकर क्या उसको इसी तरह ठगा जाता है? चारों की जिन बातों में प्रेम व्यवहार में भूपति भूला हुआ था, वे मन में आकर उसको मूर मूर कहकर बेत मारने लगी। अंत में बहुत कष्ट और बहुत प्रयत्न से लिखी गई अपनी रचना की बात जब मन में आई, तब भूपति ने धरती फट जाने की कल्पना की। अंकुश से ताड़ित की भांति द्रुत गति से चारू के पास जाकर भूपति ने कहा, मेरे वे लेख कहाँ है? चारू ने कहा, मेरे ही पास है। भूपति ने कहा, वे दे दो। चारू उस समय भूपति के लिए अंडे की कचौड़ी तल रही थी। बोली, तुम्हें क्या अभी चाहिए? भूपति ने कहा, हाँ अभी चाहिए। चारू कढ़ाई उतारकर अलमारी से कॉपी और कागज निकाल लाई। अधीर भाव से उसके हाथ से सब कुछ छीनकर भूपति ने कॉपी कागज तुरंत चूल्हे में फेंक दिए। चारू ने घबरा कर उनको बाहर निकालने का प्रयत्न करते हुए कहा, यह क्या किया? भूपति ने कसकर उसका हाथ पकड़े हुए चिल्लाकर कहा, रहने दो। विस्मित होकर चारू खड़ी रही। सारे लेख अंत में जलकर भस्म हो गए। चारू समझ गई, देर निश्वास ली, कचौड़ियों का तलना बीच में ही छोड़कर धीरे धीरे अन्यत्र चली गई। चारू के सामने कॉपी नष्ट करने का भूपति का संकल्प नहीं था, किंतु ठीक सामने आग चल रही थी। उसे देखकर जाने उस पर कैसा खून सवार हो गया। भूपति ने आत्मसंवरण न कर सकने पर प्रवंचित निर्बोध के सारे प्रयत्नों को वंचनाकारिणी के ही सामने आग में फेंक दिया। सब कुछ राख हो जाने पर भूपति की आकस्मिक उद्दामता जब शांत हो गई, तब चारू अपने अपराध का भार वहन करती जिस प्रकार गहरे विषाद से नीरव नतमुख होकर चली गई, वह भूपति के मन में साकार हो उठा। सामने दृष्टि डालने पर देखा, भूपति को खास तौर से पसंद है, इसलिए चारू अपने हाथ से यत्नपूर्वक भोजन तैयार कर रही थी। भूपति बरामदे में रेलिंग के ऊपर टिककर खड़ा हो गया। मन ही मन सोचने लगा, उसके लिए चारू का यह सब अथक प्रयत्न, प्राण प्रण से की गई यह सारी वंचना, इसकी अपेक्षा करुण बार संसार में और क्या है? यह समस्त प्रताड़ना, यह तो छलना काढ़ने की तो छलना मात्र नहीं है। इस छलना के लिए छत हृदय के छत यंत्रणा चौगुनी बढ़ाकर अब भानगनी को प्रतिदिन प्रतिक्षण हृदय से रक्त निचोड़कर डालना पड़ता है। भूपति ने मन ही मन कहा, हाय अबला, कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे इस सब की तनिक भी जरूरत न थी। इतने समय तक मैं तो प्रेम न पाकर भी मिला नहीं, यह जान भी ना पाया था। मेरे तो केवल प्रूफ देखकर अखबार में लिखकर दिन कट रहे थे। मेरे लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। तब भूपति ने अपने जीवन को चारू के जीवन से दूर हटकर जिस प्रकार भीषण रोगग्रस्त रोगी को देखता है, भूपति ने भी उसी प्रकार अपरिचित व्यक्ति की तरह चारू को दूर से देखा। एक क्षीण शक्ति नारी हृदय कैसे प्रबल संसार द्वारा चारों ओर से आक्रांत हो गया है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके सामने सब बातें कही जा सके, ऐसी कोई बात नहीं जो व्यक्त की जा सके, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ समस्त हृदय को खोलकर वे हाहाकार कर सके। फलतः इस अप्रकाशित, अपरिहार्य, अप्रतिकारी दुख भार को अत्यंत सहज व्यक्ति की भांति प्रतिदिन वहन करती अपनी स्वस्थ चित्त पड़ोसिनों के सामने उसे प्रतिदिन का गृह कार्य संपन्न करना पड़ता। भूपति ने उसके शयन कक्ष में जाकर देखा। जंगले की सींचे पकड़कर अश्रुहीन निर्निमेष दृष्टि से चारू बाहर की ओर देख रही थी। धीरे धीरे आकर भूपति उसके पास खड़ा हो गया। कुछ बोला नहीं, उसके सिर पर हाथ रख दिया। मित्रों ने भूपति से पूछा, बात क्या है, इतने परेशान क्यों हो? भूपति ने कहा, अखबार। मित्र, फिर अखबार? घर बार अखबार में लपेटकर गंगा जी में डालना है क्या? भूपति, नहीं, अब अपना अखबार नहीं निकालूंगा। मित्र, तब? भूपति, मैसूर से एक अखबार निकलेगा, मुझे उसका संपादक बनाया गया है। मित्र, घर बार छोड़कर एकदम मैसूर चाहोगे? चारू को साथ ले जा रहे हो? भूपति, नहीं, मामा वगैरह यहाँ आकर रहेंगे। मित्र, संपादकी का तुम्हारा नशा किसी तरह नहीं छूटा। भूपति, मनुष्य को एक ना एक नशा तो चाहिए ही।
विदाई के अवसर पर चारू ने प्रश्न किया, कब आओगे? भूपति ने कहा, तुम्हें यदि सुना सुना लगे तो मुझे लिखना, मैं चला आऊंगा। कहकर विदा लेकर भूपति द्वार के पास पहुंचा। तब सहसा दौड़कर चारू ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, मुझे संग ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। भूपति जाते जाते सहसा रुककर चारू के मुख की ओर देखता रहा। मुट्ठी शिथिल पड़ने के कारण भूपति के हाथ से चारू का हाथ छूट गया। भूपति चारू के पास से हटकर आकर बरामदे में खड़ा हो गया। भूपति समझ गया, अमल की वियोग स्मृति जिस घर को लपेटकर जला रही है। चारू दावानल ग्रस्त हरिणी के समान उस घर को छोड़कर भागना चाहती है। किंतु मेरी स्थिति उसने एक बार भी सोचकर नहीं देखी। मैं कहाँ भागूं? जो पत्नी हृदय में सदा दूसरे का ध्यान कर रही है, विदेश चले जाने पर भी उसे भूलने का अवसर नहीं पाऊंगा। निर्जन मित्र रहित प्रवास में प्रतिदिन उसको संग दान करना होगा। दिन भर परिश्रम करके संध्या को जब घर लौटूंगा, तब निस्तब्ध शोक परायणा नारी को लेकर वह संध्या कैसी भयानक हो उठेगी। जिसके हृदय पर मृत भार है, उसे छाती से लगाकर रखना, यह मैं कितने दिन कर सकूंगा? प्रतिदिन यही करते करते मुझे और कितने वर्ष जीवित रहना होगा। जो आश्रय चूर्ण होकर टूट गया, उसके टूटे ईंट काठ आदि को छोड़कर नहीं जा सकूंगा। कंधे पर लिए घूमना होगा। भूपति ने आकर चारू से कहा, नहीं, यह मैं नहीं कर सकूंगा। क्षण भर में सारा रक्त उतर जाने के कारण चारू का मुंह कागज की तरह शुष्क सफेद हो गया। चारू ने चारपाई मुट्ठी से कसकर पकड़ ली। उसी क्षण भूपति ने कहा, चलो चारू, मेरे संग ही चलो। चारू बोली, नहीं, रहने दो।